Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. देखेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स, दूसरा पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक की पूरी समरी हम लोग यहां पे देखने वाले हैं दोस्तों। बहुत चीजें आपको यहां पे जानने के लिए मिलेंगी, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक लाइक का बटन जरूर दबा दें और हो सके तो शेयर कर दें। वैसे भी लक्ष्मीकांत की सीरीज को आप लोग काफी सपोर्ट कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी है दोस्तों कि मैं जो चीजें बना रहा हूं उसको अभी के लिए 800-900 लोग देख रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आगे आने वाले समय में हर वीडियो को 5000, 10,000, 20,000 लोग देखेंगे। देखिए, जितने ज्यादा लोग देखते हैं ना दोस्तों, उतना ही अंदर से कॉन्फिडेंस आता है वीडियो बनाने का। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी टाइटल है, दिस इज द टाइटल ऑफ पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 4 आर्टिकल्स इसमें आ रहे हैं, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। देखा जाए आर्टिकल 1 में क्या आता है, तो आर्टिकल 1 में आता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 इंडिया को क्या बोलता है? इंडिया को बोलता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। नाम क्या निकल के आ रहा है? इंडिया दैट इज भारत। और ये है क्या? ये है यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। ऐसा क्यों लिखा गया लक्ष्मीकांत की किताब में? देखिए, जब यूएसए बना था दोस्तों, तो यूएसए की जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स थी, लगभग 13 थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन 13 यूनिट्स ने आपस में बैठ के मिलकर एक बातचीत की और बातचीत के तहत अपने आप को एक कर लिया, एक यूनिट बना लिया। लेकिन यहां पे जब इंडिया के स्टेट्स बने तो किसी भी तरीके की पहले कोई बातचीत नहीं हुई है। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। आजादी की लड़ाई में हमारे देश के सभी हिस्सों ने, सभी हिस्से के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद हमको आजादी मिली। तो उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें बोला इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये जो चीज बोली गई है आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये अपने आप में दो चीजों को दर्शाता है दोस्तों। इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट दो चीजों को दर्शा रहा है। कौन कौन सी वो चीजें? पहली चीज तो ये दर्शा रहा है कि नाम क्या है हमारे देश का। तो भैया, हमारे देश का नाम पे जब बात आई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो अच्छी खासी बहस हुई। कुछ लोगों ने बोला नाम होना चाहिए ट्रेडिशनल, तो नाम होना चाहिए भारत। कुछ लोगों ने बोला नहीं भाई, इंडिया नाम होना चाहिए, इंडिया मॉडर्न नाम लेंगे, पुराना क्यों लेंगे, भारत तो ट्रेडिशनल नेम है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला कि भाई टेंशन नहीं है, दोनों ले लेते हैं। तो नाम रखा इंडिया दैट इज भारत। ओके, तो ये हमारा ऑफिशियल नेम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। दूसरा, टाइप ऑफ पॉलिटी। जब बोला गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसमें हमारी देश की पॉलिटी के टाइप को दोस्तों बताया गया। कैसे बताया गया? कि अगर हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसका मतलब यह होता है कि हमारे देश के किसी भी स्टेट को यह राइट नहीं है, यह अधिकार नहीं है कि वो हमारे देश से अलग हो जाए। कोई भी स्टेट हो हमारे देश का, कल को उठ के खड़े होकर यह नहीं बोल सकता कि भैया हम अलग, हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते। आप इंडिया के पार्ट है और आप हमेशा इंडिया के पार्ट रहेंगे, अच्छा लगे चाहे ना लगे। यह बात बोली गई। अब देखिए, अगर आप अमेरिकन फेडरेशन की बात करते हो दोस्तों, तो वहां पे थोड़ी सी चीजें अलग है। अमेरिका के जो स्टेट्स है ना, 50 स्टेट्स हैं, तो 50 जो सेनेट में आते हैं लोग, 100 मेंबर्स आते हैं, तो हर स्टेट से 2 मेंबर्स वहां की सेनेट में आते हैं, जो कि वहां की राज्यसभा है। तो वहां के जो स्टेट्स की जो बाउंड्री है ना, वो उन स्टेट्स की मर्जी के बिना नहीं बदली जा सकती। इंडिया में क्या है कि इंडिया के स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो उसकी मर्जी के बिना बदली जा सकती है। तो यहां पे जो इंडिया है दैट इज भारत और यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये है एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। और अमेरिका क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये शायद थोड़ी देर में आगे आएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो हमारा जो देश है ये पूरी एक, आप कह सकते हैं इकाई है, पूरा कंसोलिडेटेड आप कह सकते हैं एरिया है। अब देखिए, आर्टिकल 1 में हमारे स्टेट्स को किन किन भागों में बांटा गया है। तो भाई, आर्टिकल 1 में आता है टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, दूसरे यूनियन टेरिटरीज, तीसरी वो टेरिटरीज जो आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर सकता है। अब क्या है ना दोस्तों, स्टेट्स की टेरिटरी को बांटना जरूरी इसलिए है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का कन्वीनियंस रहे। भाई, इतना बड़ा इलाका है, इतना बड़ा एरिया है हमारे देश का, तो पूरे एरिया को आप सेंट्रली तो एडमिनिस्टर कर नहीं सकते, तो आप स्टेट्स में बांटो। स्टेट्स में बांटेंगे तो कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा।
अब जब स्टेट्स में ही बांटा, तब स्टेट्स इतने बड़े बड़े हैं, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे, महाराष्ट्र जैसे मैमॉथ स्टेट से इतना बड़ा इलाका है, तो उसके लिए भी एक लेवल ऑफ गवर्नेंस लानी पड़ी बाद में, पंचायती राज म्युनिसिपैलिटी, वो खैर एक अलग चीज है। तो अभी के लिए देखा जाए दोस्तों, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सारे स्टेट्स के नाम, यूनियन टेरिटरीज के नाम, उनकी टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, ये सब लिखा हुआ है। अभी के लिए हमारे देश में दोस्तों अगर बात की जाए कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज है, तो 28 स्टेट्स हैं। पहले 28 थे, तेलंगाना बना, 29 हो गए। अब जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था, अब वो स्टेट नहीं रहा है, तो स्टेट्स वापस 28 हो गए। यूनियन टेरिटरीज पहले 7 थी, फिर 2 यूनियन टेरिटरीज में कौन सी बनी, तो जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो 7 और 2 9 हो गई। लेकिन उसके बाद एक यूनियन टेरिटरी कम हुई, कैसे, पहले 2 यूनियन टेरिटरीज थी, एक थी दादरा एंड नागर हवेली, दूसरी थी दमन एंड दीव। अब उसको बोल दिया गया है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी कर दिया गया, तो -1 किया, तो अब टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8 है। हालांकि जब आप दादरा और नागर हवेली और दमन एंड दीव को मैप पे देखोगे ना, तो दोनों कंटिन्यूअस नहीं है, कंटीजियस नहीं है, दोनों थोड़ा एक दूसरे से दूर है, बीच में स्टेट की बाउंड्री आ जाती है, बट फिर भी दादरा नागर हवेली दमन एंड दीव एक टेरिटरी है। तो टोटल इस समय पे देखा जाए दोस्तों, इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो यूनियन टेरिटरीज हैं 8, स्टेट्स कितने हैं, 28। ओके, इन सारी यूनियन टेरिटरीज को, इन सारे स्टेट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान के हिसाब से चलाया जाता है, उनकी फंक्शनिंग होती है। कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक्सेप्शंस मिल जाएंगे अंडर पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आप पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस की बात की गई उसमें, जो जम्मू एंड कश्मीर वाला आर्टिकल 370 था, ये इसी पार्ट 21 में है। अच्छा, एक सवाल आपसे, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट अब जम्मू एंड कश्मीर नहीं रहा है, 2 यूनियन टेरिटरी में बढ़ चुका है, तो क्या आर्टिकल 370 रद्द हो गया है, हटा दिया गया है? नहीं दोस्तों, आर्टिकल 370 को अभी हटाया नहीं गया है, वो इनऑपरेटिव हो गया है। देखिए, हमारी सरकार बहुत सही है, बहुत सही दिमाग लगाया हमारी सरकार ने। हमारी सरकार ने आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स को एक एक्स्ट्रा पावर देता था, उसको इनऑपरेटिव कर दिया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। ओके, और यूनियन टेरिटरी बांट दी एक सिंपल अमेंडमेंट से, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अभी आप देखोगे इस आर्टिकल 1 to 4 में किसी भी स्टेट को कम करने में, या किसी एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तोड़ने के लिए, या किसी एक यूनियन टेरिटरी को दूसरी यूनियन टेरिटरी से मिलाने के लिए, इन सब चीजों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं है हमारे संविधान में। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों क्या किया हमारी सरकार ने, आर्टिकल 370 को डिलीट नहीं किया। देखिए, अगर आर्टिकल 370 को डिलीट करते ना, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ता, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करने पाते तो इतना ज्यादा विरोध होता कि शायद पास हो ही ना पाता। इसलिए सीधे सीधे आर्टिकल 35A को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटा दिया गया, और उसके बाद स्टेट्स बांट दिए गए आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके। आर्टिकल 3 क्या है मैं आपको बताऊंगा, और उस आर्टिकल 3 के लिए एक छोटा सा लेजिस्लेटिव प्रपोजल डाला, उसको सिंपल अमेंडमेंट से पास करा दिया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहरहाल वो एक अलग चीज है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं। तो अगर आप पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, तो उसमें से कुछ अलग प्रोविजंस दे रखे हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए। तो ये चलता है आपका आर्टिकल 370 से आर्टिकल 371J तक, शायद 371J तक। तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और राज्यों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना रखे गए हैं। ये स्पेशल प्रोविजंस सिर्फ इनके लिए नहीं है, तो 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए हैं उन जगहों के लिए जो कि शेड्यूल्ड एरियाज में आते हैं या ट्राइबल एरियाज में आते हैं। उसको जब हम वहां पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे, अभी के लिए उसको जबरदस्ती आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन हमको देखना है कि भैया एक टर्मिनोलॉजी होती है टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक टर्मिनोलॉजी होती है यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए दोस्तों, यूनियन ऑफ इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया से छोटा है, ध्यान रखिएगा। यूनियन ऑफ इंडिया में केवल स्टेट्स आते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया में हमारे स्टेट्स, हमारी यूनियन टेरिटरी और बाकी वो सारी टेरिटरीज आती हैं जिनको आगे आने वाले समय में सरकार अपने अंदर ले सकती है, अपने में शामिल कर सकती है। तो कल की डेट में मान लीजिए
इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाता है। आज से 20-25 साल बाद हम लोग इतने ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं कि हमारा दबदबा पूरी दुनिया में हो जाए, तो कहो हम अक्सर चीन चाइना से वापस ले लें। हालांकि ये होता हुआ पॉसिबल लग नहीं रहा। चाइना का जो स्टांस है भी उसके बारे में भी बात करेंगे। बस मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि भाई यूनियन ऑफ इंडिया में केवल स्टेट्स को क्यों जोड़ा है, हमने यूनियन टेरिटरीज को क्यों नहीं जोड़ा? तो टेरिटोरी ऑफ इंडिया में तो आपको स्टेट्स भी दिख रहे हैं, यूनियन टेरिटरी भी दिख रही है, कोई और टेरिटरी मिला दिया वो दिख रही है। यूनियन ऑफ इंडिया में केवल स्टेट्स दिख रहे हैं। देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया जो दोस्तों शब्द है ना, ये शब्द ये दिखा रहा है कि ये बहुत अलग अलग रीजन्स को मिलकर एक कंट्री बनाई गई है और उन अलग अलग रीजन्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी आजादी दी जाएगी। इसीलिए इस यूनियन ऑफ इंडिया में केवल स्टेट्स आते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया में यूनियन टेरिटरी को क्यों जोड़ा गया? क्योंकि यूनियन टेरिटरी वो जगह है जो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगी, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगी बस वही होगा। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया में वो स्टेट्स आते हैं जो हमारे देश के अलग अलग रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे देश के अलग अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उनको कुछ हक देने की जरूरत थी, तो भाई स्टेट लिस्ट लेके आई गई हमारे संविधान में। इसलिए यूनियन ऑफ इंडिया में केवल स्टेट्स को जोड़ा गया है और टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और बाकी टेरिटरीज को जोड़ा गया है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा ये इसलिए है, मैंने आपको ये बता दिया। फिर जो हमारे स्टेट्स हैं वो हमारे फेडरल सिस्टम के एक मेंबर हैं। फेडरल सिस्टम मतलब कि जो नीचे के लेवल पे एंटिटीज हैं वो सेल्फ रूल के लिए उनको कुछ ताकतें दी जाएं, कुछ नियम कानून बनाए जाए कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से कर सके। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी भी आगे हम लोग बात करेंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए, इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, तो अगर एक इंडिया सोवरेन स्टेट है तो इंडिया किसी भी समय किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है। अब वो फॉरेन टेरिटरी को एक ट्रीटी के थ्रू एक्वायर करे, चाहे वो उस फॉरेन टेरिटरी को खरीद ले किसी और से। तो कल की डेट में हो सकता है बांग्लादेश एक छोटा सा इलाका इंडिया को दे दे कुछ पैसे के, वैसे होगा नहीं ऐसा, बट होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए का अलास्का देखो, अलास्का वाला रीजन देखो, तो वो यूएसए मेन लैंड के साथ नहीं जुड़ा, ऊपर की तरफ कनाडा के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो जो अलास्का वाला रीजन है वो पहले रशिया के पास था, रशिया कंट्रोल में था, रशिया से खरीद लिया यूएसए ने। तो इस तरीके से हम भी खरीद सकते हैं अगर कोई दूसरा बेचना चाहे। तो आप कह सकते हो कि जो इथोपिया है या कोई भी ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, हो सकता है कि जो ईस्टर्न एज ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पे छोटे छोटे जो आइलैंड है उनमें से कोई एक आइलैंड इंडिया को बेच दे, कोई एक कंट्री। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। फिर कोई हमें गिफ्ट दे सकता है, हालांकि जमीन कोई गिफ्ट देता नहीं, लीज पे दे सकता है, तो लीज पे भी हम लोग लैंड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, मैं जितना अच्छा हो सकता है उतना लेक्चर को अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। जैसे इंडियन ओशन में एक आर्किपेलागो है, शागोज आर्किपेलागो, ये आपका मॉरिशस के पास पड़ता है। शागोस आर्किपेलागो को मॉरिशस बोलता है कि ये हमारा है, बट एक्चुअली में शागोस आर्किपेलागो पे यूनाइटेड किंगडम का कंट्रोल है। और यूनाइटेड किंगडम ने इस शागोस आर्किपेलागो का जो सबसे बड़ा आइलैंड है ना, डियाजो गार्सिया, इस डियाजो गार्सिया को यूएसए को दे रखा है लीज पे, और यूएसए ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है इस डियागो गार्सिया पे। ये शागोस आर्किपेलागो पूरा पूरा यूके कंट्रोल में है, हालांकि मॉरिशस बोलता है कि ये हमारा आइलैंड है। तो लीज पे देना समझ गए आप कि भाई शागोस आर्किपेलागो के एक आइलैंड को यूके ने लीज पे दे दिया यूएसए को, तो इस तरीके से इंडिया भी लीज पे उठा सकता है। फिर प्लेबिसाइड, तो प्लेबिसाइड आपको पता ही भाई, किसी एक जगह पे वोटिंग करा दी जाएगी और वोटिंग करके बोल दिया जाएगा कि भाई ये इलाका इनका। फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, बलूचिस्तान वाला इलाका है पाकिस्तान का, तो कल की डेट में अगर पाकिस्तान बोल दे कि भाई बलूचिस्तान वाले इलाके में हम प्लेबिसाइड कराएंगे और वो प्लेबिसाइड जिसके फेवर में जाएगा वो इलाका उसका होगा, और मान लो बलूचिस्तान वाले प्लेबिसाइड कर देते हैं इंडिया के फेवर में, तो इंडिया मिल जाएगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं दोस्तों, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। कोई भी अपना लैंड देने वाला है नहीं, लैंडों के पीछे तो लड़ाई हो गई, हजारों लाखों करोड़ों लोग मर गए। फिर इंडिया ऑक्यूपेशन भी कर सकता है किसी एक जगह पे, लेकिन इंडिया ऑब्वियस सी बात है किसी ऐसी जगह का ऑक्यूपेशन करेगा नहीं जहां पे कोई रिकॉग्नाइज्ड रूलर हो, कोई पॉपुलर रूलर हो, क्योंकि उस जगह का ऑक्यूपेशन करने के लिए वॉर करना पड़ेगा, जबरदस्ती हथियाना पड़ेगा, एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, जो कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस के अगेंस्ट है। फिर जीत के सबजुगेट करके इंडिया किसी भी तरीके से एक्वायर कर सकता है टेरिटरी को। इंडिया ने बहुत सारी फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर किया है, तो दादरा एंड नागर हवेली, भाई गोवा हो गया, इतने सारे टूरिस्ट जाते हैं, दमन एंड दीव, पुदुचेरी, सिक्किम, इन सबको इंडिया ने एक्वायर किया। सिक्किम तो खुद मिलना चाहता था इंडिया में, गोवा को छीनना पड़ा पोर्तुगीज से, ठीक है।
दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली को पोर्तुगीज से छीनना पड़ा, दे ही नहीं रहे थे, तो भाई सब्जुगेट करके कॉन्कर करके लेना पड़ा। ओके, फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये एक्चुअली में मैं आर्टिकल 2 का ही बेस बना रहा था दोस्तों आपके सामने। अब हम समझते हैं कि आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। आर्टिकल 2 हमारी पार्लियामेंट को यह ताकत देता है कि हमारी पार्लियामेंट यूनियन ऑफ इंडिया में किसी एक नए स्टेट को एडमिट कर सकती है, या हमारी पार्लियामेंट कोई एक नया स्टेट बना सकती है। नहीं समझ में आया? समझाता हूं आपको। गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, वैसे वो तो हमारी ही है दोस्तों, ठीक है ना, बट मान लीजिए कल की डेट में गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस एक जो स्टेट बनी हुई है पाकिस्तान की, उसको इंडिया अपने में मिला ले, तो ये क्या हो जाएगा कि भाई एक स्टेट को अपने में मिला लिया। हालांकि मैं आपको बस एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं दोस्तों, वो जो स्टेट है ना वो है हमारी, हम अपने लक्ष्य में दिखाते हैं। तो बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई बाहर का इलाका, कोई एरिया जो बना हुआ है, वहां पे लोग हैं, उसको अगर अपने में मिलाना हो तो आर्टिकल 2 के तहत इंडिया मिला सकता है। और मान लीजिए कोई एक ऐसा इलाका है जहां पे कोई भी किसी का क्लेम नहीं है, तो उसको एक स्टेट बना के अपने में मिलाना, ये भी इंडिया कर सकता है। तो भाई इतना बड़ा इंडियन ओशन है, वहां पे मान लीजिए कोई एक बड़ा सा खाली आइलैंड पड़ा हुआ है, उस आइलैंड पे किसी का कंट्रोल नहीं है, तो हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को वहां पे रिलोकेट करे, वहां पे कॉलोनी बनाए और उस कॉलोनी को ऑफिशियली अपने अंदर मिला ले, तो वो आर्टिकल 2 के अंदर कर सकती है इंडिया। तो किसी एक दूसरे स्टेट को जो अभी हमारे एरिया में नहीं है, उसको आर्टिकल 2 के तहत हमारे देश में मिलाया जा सकता है। तो ऐसी टेरिटरी जो अभी के लिए इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है, उसको अगर हमारे देश में मिलाना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? आर्टिकल 2 का। आर्टिकल 3 में क्या किया जाएगा? भाई आर्टिकल 3 में दोस्तों जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं यूनियन ऑफ इंडिया की, जो एग्जिस्टिंग यूनियन टेरिटरी है यूनियन ऑफ इंडिया की, उनकी बाउंड्री को बदला जा सकता है। ये किया जाता है आर्टिकल 3 में। तो भाई अभी के लिए जो आपका यूनियन टेरिटरी बनाई गई है जम्मू एंड कश्मीर की, लद्दाख की जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को तोड़ के, वो आर्टिकल 3 के अंदर बनाई गई है। क्योंकि इंटरनल जो रीएडजस्टमेंट होता है ना बाउंड्री का यूनियन ऑफ इंडिया का, वो आर्टिकल 3 के अंदर होता है। तो भाई अब बात आती है पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। क्या पार्लियामेंट के पास पावर है? देखते हैं इसको। तो भाई हमारी पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकती है, किसी भी स्टेट का एरिया घटा सकती है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बदल सकती है, किसी भी स्टेट के नाम को बदल सकती है, किसी भी स्टेट के थोड़े से एरिया को उठा के यूनियन टेरिटरी से जोड़ के एक नया एरिया बना सकती है, किसी भी स्टेट के पूरे एरिया को उठा के किसी और के साथ जोड़ के बना सकती है, मतलब किसी भी तरीके की खिचड़ी पका सकती है एज फार एज इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द बाउंड्री इज कंसर्न। लेकिन इसके लिए 2 कंडीशन रखी गई है आर्टिकल 3 में। क्या है वो 2 कंडीशन? कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर आपको कोई भी इंटरनल रीएडजस्टमेंट करना है बाउंड्री का स्टेट्स के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में नहीं, अगर यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री को बदलना है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, स्टेट सीधे कर देगा। एक्चुअली यहां पूछ नहीं रहे स्टेट्स के केस में। स्टेट्स के केस में अभी बताया ना आपको, यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री बदलनी है तो सेंटर सीधे सीधे कर सकता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी तो सेंट्रल ही चला रहा है ना। स्टेट्स की जब बात आती है तो भाई स्टेट में अलग सरकार होती है। तो अगर किसी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना है तो उस केस में क्या करेगी हमारी गवर्नमेंट? उस केस में हमारी गवर्नमेंट के सामने 2 चीजें हैं। एक तो उस बिल को पार्लियामेंट में बिना प्रेसिडेंट से बात किए इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, तो पहले प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है इस तरीके के बिल को पार्लियामेंट में उतारने के लिए, जो बिल किसी स्टेट के नाम को बदल रहा है या उसके एरिया को बदल रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। दूसरा, जिस स्टेट के एरिया को आप बदल रहे हो, या मान लीजिए किसी स्टेट को आप 2 भागों में तोड़ रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, तो जिस स्टेट पे उसका इफेक्ट आ रहा है उस स्टेट पे के स्टेट लेजिस्लेचर के पास उस बिल को रेफर करना होगा। तो भाई एक बिल जो किसी स्टेट की बाउंड्री को बदल रहा है, नाम को बदल रहा है, तो ऐसा बिल पहले उस स्टेट की लेजिस्लेचर के पास भेजना पड़ेगा। उस स्टेट की लेजिस्लेचर को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा कि भाई आपके पास इतना समय है, इतने समय में आप अपनी रिकमेंडेशन हमको दीजिए। तो अगर ये स्टेट लेजिस्लेचर अपनी उस समय में रिकमेंडेशन नहीं देता है तो कोई बात नहीं, पार्लियामेंट अपने हिसाब से कर सकती है। मान लीजिए उतने समय में स्टेट लेजिस्लेचर अपनी रिकमेंडेशन दे देता है और नेगेटिव रिकमेंडेशन देता है, बोलता है कि हम इस बिल के फेवर में नहीं है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी पार्लियामेंट अपने हिसाब से मूव फॉरवर्ड कर सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास बिल को भेजने का प्रावधान बस इसलिए है
क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर में उस स्टेट के द्वारा इलेक्ट किए गए लोग हैं, तो उन लोगों के व्यू पॉइंट को उस स्टेट के लोगों का व्यू पॉइंट माना जाएगा। बस इसीलिए इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास रेफर किया जाता है। बट अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी राय दे, चाहे पॉजिटिव राय दे चेंज को लेके, चाहे नेगेटिव राय दे, उस राय पे अमल करना ना करना वो हमारे पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है। अगर पार्लियामेंट उस पर अमल नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, बिल पास हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। फिर अगर स्टेट की बाउंड्री बदल रहे हो, नाम बदल रहे हो, स्टेट से रिलेटेड कोई चेंज है, तो ही आप बिल भेजोगे स्टेट लेजिस्लेचर के पास। अगर यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कोई चेंज है, आप नहीं भेजोगे। तो आपकी डेट में जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है, पुदुचेरी की यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है, इससे रिलेटेड कोई चेंजेस है, तो इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी बिल को रेफर करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब मान लीजिए ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो गया, प्रेसिडेंट के पास से भी आ गया, स्टेट लेजिस्लेचर के पास से भी आ गया, और बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो गया, पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस हुई, कुछ चेंजेस वगैरह हुए। तो जब चेंजेस होंगे ना, तो उन चेंजेस को करने के बाद फिर से स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजने की जरूरत नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर के पास शुरू में एक बार भेजा जाएगा, उसके बाद जो भी बहस होगी, जो चेंजेस होगी, उसके साथ उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। बार बार स्टेट लेजिस्लेचर के पास कमेंट के लिए बिल भेजने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर देखते हैं दोस्तों। तो भाई क्लियर है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ताकत दे रखी कि नाम, बाउंड्री, एरिया एक स्टेट का बदला जा सकता है बिना उसकी इजाजत के। यानी पार्लियामेंट हमारे पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ कर सकता है। यानी कि हमारे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी तो पक्की है, तय है, लेकिन स्टेट्स की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी तय नहीं है। इसलिए इंडिया को बोला जाता है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यानी हमारा यूनियन डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, बट हमारे स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है। तो जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया, कल को यूपी को 4 भागों में तोड़ा जा सकता है, कुछ भी कर सकती है सरकार। यूएसए में क्या होता है? यूएसए में है भाई इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि उनका यूनियन नहीं टूट सकता, लेकिन उसकी स्टेट की बाउंड्री भी आप उस स्टेट की परमिशन के बिना नहीं बदल सकते। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो आर्टिकल 3 मैंने आपको बताया, आर्टिकल 2 बताया, आर्टिकल 1 बताया। अब आते हैं आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 भी जरूरत है। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आर्टिकल 4 बोलता है। आर्टिकल 4 बोलता है कि भाई आर्टिकल 2 से रिलेटेड और आर्टिकल 3 से रिलेटेड अगर कोई भी चेंज करती है हमारी पार्लियामेंट, तो उसको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा। समझ गए? अभी समझाता हूं कैसे। आर्टिकल 368 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, वहां पे अमेंडमेंट करने के बड़े तरीके हैं। स्पेशल मेजोरिटी जरूरत पड़ती है, स्पेशल मेजोरिटी विद कॉन्करेंस ऑफ द 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इसकी जरूरत पड़ती है। मेजोरिटी कितने तरीके की होती है मैंने लक्ष्मीकांत की पहले की वीडियो में बताया दोस्तों, अगर आप ध्यान से मेरी वीडियो पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा। ओके, आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंदर अगर आप कोई चेंजेस लेके आ रहे हैं, किसी स्टेट का नाम बदल रहे हैं, किसी नए स्टेट को अपना पार्ट बना रहे हैं, तो उस केस में आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है अंडर आर्टिकल 368। लेकिन इसके ऊपर एक बहस छिड़ गई दोस्तों। बहस क्या थी कि आर्टिकल 3 के अंदर या आर्टिकल 2 के अंदर आप, आर्टिकल 2 नहीं, आर्टिकल 3 के अंदर आप किसी एक स्टेट की बाउंड्री को कम कर सकते हैं, लेकिन आप देश की बाउंड्री कम नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 2 के अंदर आप किसी बाहर की टेरिटरी को हमारे देश में मिला सकते हैं, सब सही है। क्या इस आर्टिकल 2 के अंदर हमारे देश की टेरिटरी को आप किसी और को दे सकते हो? इस बात पे एक बड़ा सवाल उठा। क्या हुआ दोस्तों, एक बेरू बारी यूनियन 12 करके एक जगह थी, एक डिस्ट्रिक्ट थी, थाना था। ये आपका इंडिया और उस समय के ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पे था। अभी के लिए इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर बोल लीजिए। इसके चक्कर में हो गया दोस्तों बवाल। बवाल क्या हुआ इसमें? यह बोला गया, देखिए जो रैडक्लिफ थे, रैडक्लिफ कमीशन बैठा था जिसने इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर को तय किया था। बट ऑब्वियस सी बात है, जब एक कमीशन एक लिमिटेड टाइम में इतने बड़े बॉर्डर को सेग्रीगेट कर रहा है तो गलतियां हो जाएंगी। रैडक्लिफ ने तो बोला भी था माउंटबेटन से कि भाई मैं इतने बड़े बॉर्डर को इतने छोटे समय में नहीं कर सकता डिमार्केट। तो माउंटबेटन ने बोला कि नहीं, देखिए आपको करना पड़ेगा, हमको निकलना है यहां से। आप प्रॉपर बवाल मचा हुआ, लोग मार काट रहे हैं एक दूसरे को। तो जैसा तैसा जितना अच्छा हो सकता था रैडक्लिफ ने किया। तो ऑब्वियसली तो कुछ जगहों पे गलती छूट जाएंगी। उन गलतियों को सुधारने के तो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया था इंडिया बांग्लादेश के साथ, वो भी अभी बताऊंगा मैं आपको।
इन सब गलती को सुधारने के लिए दोस्तों आपका ये बेरूबारी यूनियन वाला किस्सा उठा। अब बेरूबारी यूनियन में क्या हुआ, ये बेरूबारी यूनियन जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की, इस जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था ये बेरूबारी यूनियन 2 थाना। अब बेरूबारी यूनियन 2 थाना जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, इंडिया के कंट्रोल में था, बट इसको डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा रैडक्लिफ ने। तो जब रैडक्लिफ ने डॉक्यूमेंट को नहीं लिखा तो भाई पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुई। पाकिस्तान बोला ये तो हमारा है भाई, आपके डॉक्यूमेंट में भी कहा लिखा ये तो हमारा है। प्रॉपर बवाल बैठ गया, क्या किया जाए। तो भाई उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा क्या कि इस बेरूबारी यूनियन 12 को बांट दो 2 भागों में, आधा इंडिया का हो जाएगा, आधा पाकिस्तान का हो जाएगा। अब देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी दोस्तों कैसी रही है। एक एरिया जिसको हम पूरा अपना हथिया सकते थे उसको आधा बांट के पाकिस्तान को देने की बात कर रहे हैं। आज की डेट में देख लीजिए क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा चाइना को दे दिया, उसके थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकल रहा है। अक्साई चीन का इलाका जो कि इंडिया का है उसके अंदर चाइना घुस के बैठा है और उसके बाद और अंदर घुस रहा है। अभी देखिए स्टैंड ऑफ चल रहा है, पीछे ही नहीं जा रहा है। तो बाहर वाले नेशंस लैंड को लेकर कितनी जबरदस्त लड़ाई कर रहे हैं। और इंडिया में क्या किया गया कि भाई बेरूबारी यूनियन 2 जो कि पूरा हमारे पास आ सकता था, कहा इसको आधा बांट दो, आधा इंडिया रखेगा आधा पाकिस्तान रखेगा। जैसे ये बोला गया बवाल मच गया, केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। क्या हो गया था, क्या कर रहे थे ये कि भाई आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 की पावर, यानी देखिए आर्टिकल 3 में ये पावर थी पार्लियामेंट के पास कि आप किसी स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर सकते हो। तो भाई जो उस समय की कैबिनेट थी, सरकार थी, उन्होंने आर्टिकल 3 के अंदर इस वेस्ट बंगाल की स्टेट के थोड़े से एरिया को डिमिनिश किया। उस समय पे जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट थी ना उसको वोकलली अपोज कर रही थी। उस समय की वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, इनफैक्ट ऑलमोस्ट इंडिया का एक बहुत मेजर तबका ये नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, हमारा लैंड का एक भी इंच किसी और कंट्री के पास जाए। देखिए लैंड तो दिल से जुड़ा होता है ना लोगों के। आज की डेट में अक्साई चीन में के एलएसी पे भी चाइना अंदर घुस के बैठा है, तो कहीं ना कहीं हमको फर्क पड़ता है उससे। भले हमारी डेली लाइफ में उस चीज से फर्क ना पड़े, हम में से बहुत सारे लोग डेली लाइफ में अपने खाने पीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने घर वालों का फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद भी जब हमें पता होता है कि हमारा हिस्सा किसी और ने इलीगली कॉपी का ऑक्युपाई कर लिया या अंदर आके बैठा, तो उनको बुरा लगता है। कुछ उस समय भी ऐसा हुआ। तो जो उस समय की गवर्नमेंट थी, हमें किसी लीडर का नाम तो नहीं लूंगा, सही नहीं होगा बोला, उन्होंने बोला कि बेरूबाई यूनियन को 2 भागों में बांट दो, आधा इंडिया रख लेगा आधा पाकिस्तान रख लेगा, ये कहा गया। भाई बहुत भयंकर अपोजिशन हुआ। अच्छा, ये जो आधा पाकिस्तान को देने की बात हो रही थी, ये हो रही थी आर्टिकल 3 के अंदर। तो केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 3 के अंदर जो आपका जो स्टेट है ना, उसको जो आप एरिया को डिमिनिश कर रहे हो ना, वो आप इस शर्त में नहीं कर सकते कि आप अपनी टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को दे रहे हो। और उस समय पे ये टेरिटरी उस समय के अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान को जा रही थी। अभी के लिए वो बांग्लादेश है, क्योंकि 1958-1960 के लगभग की घटना है। ठीक है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप आर्टिकल 3 के अंदर बिना अमेंडमेंट किए ये हिस्सा पाकिस्तान को नहीं दे सकते। अगर आपको ये हिस्सा पाकिस्तान को सीड करना है तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट पास करना पड़ेगा। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पता चला, तब एक अमेंडमेंट पास किया गया, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960, और उसके थ्रू बेरूबारी यूनियन का आधा दिया गया पाकिस्तान को, जबकि पूरा नेशन ये चाहता था कि ऐसा कुछ ना हो। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ये चाहती थी ऐसा कुछ ना हो। बट इंडिया तो एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा देश है, वो तो भाई सबका ध्यान रखता है। तो पाकिस्तान जैसी दोगली कंट्रीज का भी ध्यान रखता है, जो कभी भी इंडिया के ऊपर वॉर कर देंगी। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों, अच्छा सॉरी दोस्तों, मेरे बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी वीडियो देखते हैं, तो मैं यहां पे ये बोल दूं कि देखिए ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, ये गवर्नमेंट के बीच में होते हैं, लोगों के बीच में नहीं होते। और एक बहुत बड़े इलाके में, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, जिसको आप कह सकते हो कि गिलगित बल्तिस्तान मीरपुर का इलाका, उसमें पाकिस्तान देखिए ऑक्युपाई करके बैठा है, जो कि हमारा ट्रेडिशनली इलाका है। तो ऑब्वियसली बात है, एज एन इंडियन तो मैं यही बोलूंगा ना, किसी को बुरा लगा हो तो भाई सॉरी। आगे बात करते हैं। बाद में एक और ऐसा केस गया सुप्रीम कोर्ट में, 1969 की बात है। उसमें क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर इंडिया और किसी दूसरी कंट्री के बीच में बाउंड्री को लेके कोई डिस्प्यूट है,
तो अनटिल एंड अनलेस हमारी टेरिटरी का कोई हिस्सा दूसरी कंट्री के पास नहीं जा रहा है, अगर जब तक ये नहीं हो रहा है कि इंडिया का कोई टुकड़ा टूट के दूसरी कंट्री के पास जा रहा हो, उसके अलावा आप एग्जीक्यूटिव एक्शन से चीजें कर सकते हैं। ये आर्टिकल 1 से 4 के अंदर चीजें कर सकते हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप स्टेट्स को डिमिनिश कर रहे हो, बाउंड्री को बदल रहे हो, या फिर किसी दूसरे देश के इलाके को अपने में मिला रहे हो, तो आप एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू मिला सकते हो और बाद में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बीच में आप पास करा लो सिंपल मेजोरिटी से। क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी चेंजेस आप कर रहे हो उसके लिए आपको सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है, आपको उसके लिए अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं। अमेंडमेंट आपको सिर्फ तब करना है जब आप इंडिया की टेरिटरी किसी और को दे रहे हो। 1969 में भी ये चीज बोली हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। अब आगे बात आते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ दोस्तों, 2015 की बात है। हमारी जो सरकार है, प्रेजेंट सरकार, इसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बोलती है। उस समय पे भी लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, बोल रहे थे क्या बवाल है भाई, हमारे देश का हिस्सा आप क्यों दे रहे हो दूसरे देश को। तो देखिए, हिस्सा नहीं दिया जा रहा था दोस्तों, एक्चुअली ये इनक्लेव्स है। आपको ऑरेंज में दिख रहे हैं इनक्लेव्स ऑफ इंडिया और आपको ग्रीन में दिख रहे हैं इनक्लेव्स ऑफ बांग्लादेश। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, इधर वाली बाउंड्री आपको बांग्लादेश की दिख रही है, जो बीच में है। आप इस मैप में आराम से बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल देख पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो आपको ब्लू वाला इलाका दिख रहा है वो एक्चुअली इंडिया है। अब देखिए इंडिया में कितने बांग्लादेश के एनक्लेव्स नजर आ रहे हैं। तो ये ग्रीन रंग के जो इनक्लेव्स दिख रहे हैं आपको इंडिया के अंदर, तो ये दिनहाटा, सितई, सितलकुची, यहां पे जो आपको ग्रीन रंग के इनक्लेव्स दिख रहे हैं दोस्तों, ये हैं बांग्लादेश के। तो इन ग्रीन इनक्लेव्स में बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं, बट ये हैं कहां पे, ये भाई इंडिया के अंदर है। वहीं पे इंडिया के लोग इस कुछ ऑरेंज वाले इलाके में रह रहे हैं दोस्तों। तो ये बोदा, देवी दंग, तो यहां पे रह रहे हैं, बट ये इलाका एक्चुअली में कहां पे आ रहा है, बांग्लादेश में आ रहा है। तो इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में यही किया गया दोस्तों कि इन इनक्लेव्स को एक्सचेंज किया गया है। तो ये जो ऑरेंज वाले इनक्लेव्स थे जो बांग्लादेश में थे, ये एक्चुअली इंडिया के थे। एक्चुअली इंडिया के लोग यहां पे रहते थे, ओके। वो थे इंडियन सिटीजन, बट चूंकि वो इनक्लेव्स में हमेशा से रह रहे थे तो ऑब्वियसली बात है उनको इंडियंस बुलाता था। उसी तरीके से इस ग्रीन वाले इलाके में बांग्लादेश के लोग रह रहे थे, पर वो आता था इंडियन बाउंड्री में। तो जब ग्रीन वाले इनक्लेव्स यहां पे थे तो कई सारे बांग्लादेशी लोग इन ग्रीन वाले इनक्लेव्स में जाते थे, तो बॉर्डर के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट से यहां चले जाते थे। तो बहुत सारे लोग, क्या हुआ कि इसी बहाने बांग्लादेश से इंडिया के अंदर घुस गए। तो इसलिए आसाम में और बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे ये बवाल देखने को मिलता है कि भाई बहुत सारा माइग्रेशन हुआ है, बांग्लादेश से इलीगली लोग इंडिया में आ गए हैं। कैसे आ गए, इसी तरीके से आ गए दोस्तों। बांग्लादेश के बहुत सारे इनक्लेव्स इंडियन टेरिटरी में, इन इनक्लेव्स के जाने के लिए आराम से बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और फिर इनक्लेव से बाकी देशों में बाकी इंडिया के भागों में चले जाते हैं। तो बांग्लादेश के बहुत सारे लोग इंडिया में हैं। कैसे आए, इसी तरीके से आए। तो सरकार को समझ में आया कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है और बॉर्डर को प्रॉपरली सील करने की जरूरत है। वो तब होगा जब ये इनक्लेव्स एक्सचेंज किए जाएंगे। तो जितने भी ऑरेंज इनक्लेव्स थे दोस्तों, लगभग 111 इनक्लेव्स थे इंडिया के। तो ये इनक्लेव्स दे दिए गए बांग्लादेश को, और बांग्लादेश के जो 51 इनक्लेव्स थे इंडिया के, ये इंडिया की तरफ आ गए। तो इससे हुआ क्या, इससे बॉर्डर सील हो गया। तो कोई भी लैंड नहीं दिया गया था इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में, बस बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग किया गया था। इस इनक्लेव्स की वजह से इंटर बॉर्डर मूवमेंट ना हो, इसलिए ये चीज करी गई, जो कि बहुत जरूरी भी थी। इसीलिए हमारी जो सरकार है वो इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 को अपना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानती है। हालांकि इस अचीवमेंट की जो नींव थी ना, वो पिछली सरकार में रखी जा चुकी थी। फिर देखिए बांग्लादेश के साथ दोस्तों जो बॉर्डर का थोड़े बहुत माइनर इश्यूज चलते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक 6.1 किलोमीटर का अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच था, उसको भी अब सॉल्व किया गया है दोस्तों। जो कुछ भी ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में हुआ था वो भाई आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, इनकी स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके किया गया, अपने आप से नहीं किया गया दोस्तों। इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत बड़ा है, लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबा है। एक बहुत बड़ा बॉर्डर है इंडिया बांग्लादेश का। इसकी डिमार्केशन हुआ था रैडक्लिफ अवार्ड के थ्रू, जो कि 1947 में आया था। ये मैंने पहले आपको बता ही दिया है। इसमें सॉल्व करने की बहुत सी कोशिश की गई है। तो एक बागे अवार्ड आया था 1950 में, इसको आप जाके पढ़ सकते हैं, अब यहां बताने का समय नहीं है। एक नेहरू नून एग्रीमेंट आया था। इस नेहरू नून एग्रीमेंट से उस बेरूबारी यूनियन 12 को 2 भागों में बांटा गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था दोस्तों।
तो ये चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई। फिर जब 1971 में बांग्लादेश को मिल गई आजादी, तो फिर 16 मई 1974 को ये सारे इश्यूज उस समय भी उठे थे। ये जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट वाला दोस्तों इशू है ना, और वो जो 6.1 किलोमीटर का अनडिमार्केटेड स्ट्रेच था जहां पे कोई बॉर्डर ही नहीं था, वो इशू 16 मई 1974 को भी उठा। उस समय तक बांग्लादेश आजाद हो चुका था। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, 16 मई 1974 को ऐसा कुछ करने के लिए ऑब्वियस ही बात है टेरिटरी को ट्रांसफर करना पड़ता। अब इन केस में कैसे भी देखा जाए टेरिटरी तो ट्रांसफर हुई है ना, उस टेरिटरी ट्रांसफर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत थी इंडिया में, वो हो नहीं पाया, इसलिए चीज मटेरियलाइज नहीं हुई। इस चीज को मटेरियलाइज करने के लिए एक प्रोटोकॉल साइन हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, कब? 6 सितंबर 2011 को। और ये 6 सितंबर 2011 का प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट था। इस प्रोटोकॉल के बेसिस पे ही लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट 2015 वाला इतनी आसानी से एग्जीक्यूट कर लिया गया, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो 6 सितंबर 2011 को ही करा जा चुका था। और ये जो पूरा प्रोटोकॉल साइन हुआ है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है जो, वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल इनकी सरकार के साथ डिस्कस करके किया है। यूनिलैटरली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नहीं किया। तो आई होप मैंने जो कुछ भी आपको इस वीडियो में समझाया दोस्तों, आपकी समझ में आया है, आपको वीडियोस रेलेवेंट लग रही हैं अच्छी दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इनको शेयर कर दीजिए। जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ही ज्यादा मुझे एफर्ट लगाने का मन करेगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.